हर महान कहानी में ना एक निर्णायक मोड़ आता है, एक ऐसा रणनीतिक फैसला जो सब कुछ बदल कर रख देता है। तो आज हम रामायण के केंद्र में मौजूद ऐसे ही एक बहुत ही खास पल की पड़ताल करने वाले हैं। तो आज हम रामायण के वॉर रूम में दाखिल हो रहे हैं। हम उन अहम रणनीतिक फैसलों को समझने की कोशिश करेंगे जो उस वक्त लिए गए जब एक इतनी विशाल सेना का सामना एक अथाह समुद्र से हुआ। और हाँ, हम ये भी देखेंगे कि दोनों ही पक्ष इस चुनौती से कैसे निपटते हैं। तो एक के बाद एक जीत हासिल करने के बाद राम की सेना, जो अब तक अजेय थी, वो उपमहाद्वीप के बिल्कुल आखिरी छोर पर आ खड़ी हुई है। लेकिन उनके और उनके अंतिम लक्ष्य मतलब रावण के किले लंका के बीच एक विशाल अथाह महासागर है, एक ऐसी बाधा जिसे पार करना लगभग नामुमकिन है। तो सवाल ये है कि एक ऐसे दुश्मन को कैसे हराया जाए जिस तक पहुंचा ही नहीं जा सकता। यही वो एक रणनीतिक गतिरोध है, एक ऐसी चुनौती जिसने दोनों ही पक्षों को अपनी अगली चाल पर फिर से सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। और उधर लंका में रावण की युद्ध परिषद में तनाव अपने चरम पर है। सब अपनी अगली कार्रवाई को लेकर बहस कर रहे हैं। सवाल ये है कि क्या उन्हें सीधे टकराव का जोखिम उठाना चाहिए या फिर एक रक्षात्मक मुद्रा बनाए रखना बेहतर होगा। तो बहस जो है वो दो बिल्कुल अलग रणनीतियों के इर्द गिर्द घूम रही है। एक है कि अचानक हमला करके दुश्मन को चौंका दिया जाए, और दूसरी अपने घरेलू मैदान का फायदा उठाकर दुश्मन को अपने पास आने का इंतजार किया जाए। लेकिन रावण वो एक तीसरा और कहीं ज्यादा कपटी रास्ता चुनता है। वो ये समझता है कि जीत की चाबी राम की सेना से लड़ने में नहीं, बल्कि उसे अंदर से ही तोड़ देने में है। जैसा कि वो कहता है, यहाँ सैनिक शक्ति का प्रयोग उचित नहीं, हमें कूटनीति से काम लेना चाहिए। ये फूट डालो और राज करो की क्लासिक चाल है, एक मनोवैज्ञानिक दाव जिसका सीधा सीधा मकसद है कि गठबंधन को उसकी नींव से ही हिला दिया जाए। तो रावण का दूत शुक दुश्मन की सीमा के पार एक खतरनाक यात्रा करता है, और वो एक ऐसा प्रस्ताव लेकर आता है जो सुग्रीव की वफादारी की सबसे बड़ी परीक्षा साबित होगी। शुक का जो प्रस्ताव है वो बहुत ही आकर्षक और खतरनाक रूप से व्यावहारिक भी है। वो इसे एक शक्तिशाली पड़ोसी और एक दूर के कमजोर राजकुमार के बीच एक सीधे साधे चुनाव के तौर पर पेश करता है। लेकिन सुग्रीव का इनकार फौरन और बिना किसी लाग लपेट के आता है। वो भौतिक लाभ और राजनीतिक सुविधा पर सम्मान और कर्तव्य को चुनता है, और ये एक ऐसा फैसला है जो युद्ध की दिशा ही बदल देगा। सुग्रीव इस प्रस्ताव की धज्जियां उड़ा देता है और इसे एक लालच के तौर पर नहीं, बल्कि रावण की बढ़ती हुई हताशा का एक साफ संकेत बताकर दुनिया के सामने रख देता है। तो अब गठबंधन पहले से कई ज्यादा मजबूत है और ध्यान एक बार फिर से उसी सबसे बड़ी बाधा पर लौट आता है, वो अथाह महासागर। और यहीं पर शिविर के भीतर ही एक मौलिक दार्शनिक बहस छिड़ जाती है। क्या जीत को जबरदस्त ताकत के जरिए छीन लेना चाहिए या फिर उसे धार्मिक विनम्रता से हासिल किया जाना चाहिए? लेकिन एक हैरान कर देने वाले फैसले में राम अपने ही भाई की आक्रामक रणनीति को खारिज कर देते हैं। वो अपनी अपार शक्ति को अटूट सिद्धांत के साथ जोड़ने का फैसला करते हैं, और ये सिर्फ एक सैन्य फैसला नहीं है, बल्कि उनके नेतृत्व और उनके चारित्र का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। तो विभीषण की बुद्धिमानी भरी सलाह को मानते हुए राम एक अप्रत्याशित कूटनीतिक रास्ता अपनाते हैं, और ये कूटनीति किसी दुश्मन राजा के साथ नहीं, बल्कि प्रकृति की ही एक शक्तिशाली शक्ति के साथ है। ये एक बहुत ही साहसिक दांव है, एक सैन्य समस्या को एक उच्च पैतृक शक्ति से अपील करके हल करने की कोशिश करना। एक ऐसा कदम जो या तो जीत दिला सकता है या फिर विनाश का कारण भी बन सकता है। राम का ये फैसला नतीजे को बिल्कुल अनिश्चित छोड़ देता है, और हम सबके सामने असली शक्ति की प्रकृति को लेकर एक शाश्वत सवाल खड़ा कर देता है। किसी संघर्ष में विनम्रता शक्ति से ज्यादा शक्तिशाली कब होती है?